हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक का नाम है मोल कंसेप्ट। क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? मोल कंसेप्ट। जब बात करते हैं हम लोग फर्स्ट लेसन की, तो फर्स्ट लेसन में इस मोल कंसेप्ट नाम के टॉपिक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आता है। ये आपको जितना भी हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में हम मोल कंसेप्ट को यूज करते हैं। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसका इम्पोर्टेंस जो है, स्पेशली हम लोग जेडब्ल्यू और नीट के हिसाब से देखेंगे तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हमको इस टॉपिक की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग मोल कंसेप्ट जब शुरू करने वाले हैं तो सबसे पहला मन में सवाल यही आता है कि ये मोल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मोल का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। नॉर्मली मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पे 12 पेन है। कितने पेन्स हैं? 12। तो जनरली हम ऐसा होता है कि जहाँ पे भी 12 ऑब्जेक्ट साथ में होते हैं तो उनको हम लोग 12 पेन्स बोलने से अच्छा है मैं यहाँ पे बोलूँगा मेरे पास 1 डजन पेन्स है। कितने हैं? 1 डजन। क्यों? क्योंकि 12 ऑब्जेक्ट का मतलब होता है 1 डजन। अब हम यहाँ पे बनानास को भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे लिखेंगे कि मेरे पास 12 बनानास है। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि मेरे पास कितने बनानास है? 1 डजन। वैसे ही जो 100 रन्स होते हैं, 100 रन्स, इफ हम क्रिकेट मैच देखेंगे तो 100 रन्स जब कंप्लीट होते हैं तब हम बोलते हैं कि उन्होंने एक सेंचुरी को पूरा किया हुआ है। ठीक है, तो 100 रन्स जो होते हैं उस 100 रन्स के कलेक्शन को बताने के लिए हम यहाँ पे 100 रन्स जो होते हैं तो 100 रन्स का एक कलेक्शन है, और इस पूरे कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया हुआ है? सेंचुरी। अब 100 रन्स का मतलब होता है 1 सेंचुरी, तो 200 रन्स का मतलब क्या होना चाहिए? 2 सेंचुरी होना चाहिए, मतलब डबल सेंचुरी जिसको हम लोग बोलेंगे। तो सेंचुरी एक ऐसा वर्ड है जो वर्ड 100 रन्स के कलेक्शन को बताने का काम करता है। हम यहाँ पे देखेंगे तो 12 पेन्स होते हैं या 12 ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को बताने के लिए हम जो वर्ड यूज करने वाले हैं उस वर्ड को क्या बोलेंगे? डजन बोलेंगे। ठीक है, ऐसे डिफरेंट हम लोग कलेक्टिवली वर्ड्स को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 2 ऐसे वर्ड्स हैं जो अलग अलग कलेक्शन को बताने का काम करते हैं। तो उसी प्रकार से हमने ये बोला था कि जो एटम होता है, ठीक है, ये एटम जो होता है, अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। पहले हमने देखा था कि जो डाल्टन्स थ्योरी है, उन्होंने बोला था कि एटम जो रहेगा वो सबसे छोटा पार्टिकल है, दैट इज इनडिविजिबल पार्टिकल। लेकिन हमने मॉडर्न थ्योरी में पढ़ा था कि ऐसा नहीं है, ये एटम जो है वो फिर से डिवाइड होता है। मतलब ये एटम जो रहेगा ये किसका बना रहेगा? पार्टिकल्स का बना रहेगा। किसका बना रहेगा? पार्टिकल्स का। तो एटम के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो एटम्स के अंदर, किसी भी एटम के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं? तो पार्टिकल्स का कलेक्शन बताने के लिए हम मोल नाम के एक वर्ड को यूज करते हैं। 100 रन्स के लिए हम लोग 1 सेंचुरी नाम का वर्ड यूज करते हैं। 12 ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग डजन को यूज करते हैं। वैसे ही किसी भी एटम के अंदर या किसी सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, इस यहाँ पे हम लोग सब्सटेंस भी लिख सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो ये कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, तो इस पार्टिकल्स का कलेक्शन बताने का जो काम करता है उसको हम क्या बोलेंगे? मोल। तो अब आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल, तो मोल एक ऐसा यूनिट है जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे ये बताने का काम करता है।
सेंचुरी ये बताने का काम करता है कि कितने रन्स रहेंगे 100 के, हमने बोला था सेंचुरी, डजन का मतलब 12 होता है। वैसे ही एक फिक्स अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स का जो कलेक्शन होता है उस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने तो बोला था कि 100 रन्स का मतलब सेंचुरी होता है, हम 50 रन्स को सेंचुरी नहीं बोलेंगे, या तो हम 70 रन्स को सेंचुरी नहीं बोलेंगे, हम 100 रन्स को ही सेंचुरी बोलेंगे। यहाँ पे डजन का मतलब 12 ऑब्जेक्ट्स होता है, यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट्स लेंगे तो ये डजन नहीं बनेगा। तो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है 1 डजन का मतलब 12, 1 सेंचुरी का मतलब 100। तो जब हम ये बोलते हैं कि पार्टिकल्स का कलेक्शन बताने का काम जब मोल करेगा तो 1 मोल का मतलब कितने पार्टिकल्स आने चाहिए, ये कंसेप्ट। 1 डजन का मतलब 12 होता है, 1 सेंचुरी का मतलब 100 होता है। वैसे ही हमको ये देखना पड़ेगा कि 1 मोल का मतलब कितने पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि मोल जो होता है वो पार्टिकल के कलेक्शन को बताने का काम करता है। तो मोल इज अ यूनिट which is used to show the collection of particles कि वहां पे कितने पार्टिकल्स होने चाहिए। अब यहाँ पे हमने 1 का 12, यहाँ पे 1 का मतलब 100 बोला है, तो 1 मोल का मतलब कितने पार्टिकल्स होने चाहिए, तो 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होने चाहिए। कितने पार्टिकल्स होने चाहिए, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होने चाहिए। अब किसी बुक में यहाँ पे 6.022 की जगह 6.023 भी लिखा जाता है, ठीक है। तो उससे पॉइंट में थोड़े से डिफरेंस से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमको यहाँ पे जो नंबर याद रखना है वो है 1 मोल का मतलब होता है कि इफ यहाँ पे किसी भी सब्सटेंस के पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इतने पार्टिकल्स रहेंगे तो इतने पार्टिकल्स के कलेक्शन को मैं 1 मोल बोलूँगा। इसके डबल पार्टिकल रहेंगे तो मैं उसको 2 मोल्स बोलूंगा, इसके ट्रिपल पार्टिकल्स रहेंगे तो उसको मैं बोलूंगा 3 मोल्स, ठीक है। तो इतने जो फिक्स पार्टिकल्स होते हैं तो इस पार्टिकल्स के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे। तो 1 मोल स्टैंड फॉर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पार्टिकल्स में पॉसिबिलिटी है कि ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या तो ये पार्टिकल आयंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अभी यहाँ पे डिटेल में नहीं जाना है, हम धीरे धीरे इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ये टॉपिक भले ही टेक्स्ट बुक में छोटा सा दिया हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने की वजह से हम इसको आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक बात को हम लोग क्लियर करते हुए जाएंगे। तो इस टॉपिक के ऊपर हम बाद में आएंगे। ये पार्टिकल्स जो रहेंगे वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो 1 मोल स्टैंड फॉर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। अब 100 रन्स को ही क्यों सेंचुरी बोलते हैं, इसका आंसर मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये उस स्पोर्ट को पता, मतलब जिन्होंने इसको डिस्कवर किया उनको पता है, क्योंकि ये केमिस्ट्री का मैटर नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आपको ये आंसर बता सकता हूँ कि 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। हमने इसी नंबर को क्यों सिलेक्ट किया, व्हाई दिस नंबर इज सिलेक्टेड। ठीक है, क्योंकि ये केमिस्ट्री का है तो मैं यहाँ पे आपको उसका रीजन बता सकता हूँ कि हमने 1 मोल के लिए हमने इतने ही पार्टिकल्स को क्यों लिया है, ठीक है। इसके लिए मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको लेके जाता हूँ। हमने देखा था एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास बोलेंगे, वेट ज़्यादा सही नहीं है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं एटॉमिक मास। ये कैसे फाइंड किया था, हमने बोला था मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय, मतलब रेफरेंस से फाइंड किया था, डिवाइडेड बाय 1/12
मास ऑफ C12, मतलब यहाँ पे हमने किसको यूज किया था, C12 को यूज किया था। अब C12 को हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, C12, C13 और C14, ये होते हैं कार्बन के आइसोटोप्स। कार्बन विद एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास नंबर 12, ये हमने पढ़ा है आइसोटोप्स में, इसलिए अब यहाँ पे मैं और नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो जब हम एटॉमिक मास फाइंड करते हैं तो पहले हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया, उसके बाद हमने ऑक्सीजन को यूज किया था, लेकिन अभी जो एटॉमिक मास फाइंड करने का जो कंसेप्ट है वो कार्बन के साथ रिलेट करके हम लोग एटॉमिक मास फाइंड करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे भी कार्बन को ही यूज करते हैं। किसके लिए यूज करेंगे, कार्बन। तो 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि हमने इसी नंबर को क्यों सिलेक्ट किया। मैं ये भी बोल सकता था 1 मोल इक्वल्स टू 20 पार्टिकल्स, या तो ये बोल सकता था 1 मोल इक्वल्स टू 200 पार्टिकल्स। अब ये ऐसे सिंपल नंबर छोड़ के हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हैं, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नंबर लिख रहे हैं, जिसमें डेसिमल पॉइंट के राइट साइड का भी याद रखना है, लेफ्ट साइड का भी याद रखना है, और तो और पावर भी याद रखना है, क्योंकि पावर में गड़बड़ हो गई तो आंसर भी गड़बड़ करेगा। और इसीलिए अब ये थोड़ा इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर देने की जरूरत क्या थी, जबकि इनके लिए सिंपल नंबर्स है। उसका रीजन हमको फाइंड करना है। तो उसका रीजन है कि हम लोग C12 कार्बन जो लेते हैं, कार्बन मतलब सबसे स्टेबल कार्बन होता है, कार्बन जिसका एटॉमिक मास नंबर 12 है। तो C12 जो कार्बन होता है, इसके 12 ग्राम में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, C12 जो कार्बन होता है, इस C12 कार्बन के 12 ग्राम के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसीलिए जब यहाँ पे हम लोग रेफरेंस C12 लेते हैं तो यहाँ पे भी मोल कंसेप्ट में भी हम लोग रेफरेंस किसको लेंगे, कार्बन को ही लेंगे, C12 को ही लेंगे। और C12 के जब 12 ग्राम कार्बन हम लोग लेते हैं तो उस 12 ग्राम कार्बन के अंदर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसीलिए हम यहाँ पे ये मानते हैं कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने पार्टिकल्स होंगे उस नंबर ऑफ पार्टिकल को हम लोग क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोल। क्लियर है। तो 1 मोल इक्वल्स टू इतने ही पार्टिकल क्यों आते हैं, क्योंकि 1 मोल का कंसेप्ट जो है वो C12 के कंपैरिजन में लिया हुआ है। और C12 का जो 12 ग्राम होता है, कार्बन का 12 ग्राम, हम एक बाउल है, उस बाउल के अंदर हमने 12 ग्राम कार्बन को लिया और फिर डिफरेंट मेथड्स यूज करके ये फाइंड किया कि उस 12 ग्राम कार्बन के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। तो वो काउंट करने के बाद ये टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स रहेंगे वो कितने मिले, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स मिले। और इसीलिए हम यहाँ पे 1 मोल का मतलब लिखते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ये फाइंड करेंगे कि 1 मोल का मतलब एग्जैक्टली क्या रहेगा। अब यहाँ पे जो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है, ये जो नंबर होता है, ये नंबर डिस्कवर किया था एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने। और इसीलिए इस 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 वाले नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na। N स्टैंड फॉर नंबर, N स्टैंड फॉर नंबर और A स्टैंड फॉर एवोगैड्रो। A स्टैंड फॉर एवोगैड्रो। तो हम लोग Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर यूज करते हैं और 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, इसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर क्या करेंगे, कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है मोल का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है और क्यों हम लोग 1 मोल का मतलब इतने ही पार्टिकल्स यूज करेंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं मोल की, तो मैं यहाँ पे कुछ बातें लिख लेता हूँ जो आगे काम आएगी। तो मैं लिख सकता हूँ 1 मोल
इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इक्वल्स टू Na पार्टिकल्स। ठीक है, तो एक पहली बात हमको मिल गई यहाँ पे जो आगे जाके हमको काम आएगी। क्लियर है? तो इसका मतलब किसी के 1 मोल में इतने क्या होने चाहिए, पार्टिकल होने चाहिए। हो गया। अब एन स्टैंड फॉर एवोगैड्रो नंबर, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, और एन दोनों का मतलब जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे 1 मोल फाइंड कैसे करेंगे। तो मोल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आता है मोल इक्वल्स टू मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्या लिखेंगे, मोल इक्वल्स टू मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इफ मॉलिक्यूल का मोल फाइंड करना है तो मॉलिक्यूलर मास, और एटम का मोल फाइंड करना है तो एटॉमिक मास। ऐसा नहीं कि हमेशा मॉलिक्यूलर मास ही आएगा, इफ एटम है तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है और ये हमारा सेकंड फॉर्मूला। अब मेन जो बात ध्यान रखना है, देखो 1 ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल। ठीक है, और 1 ग्राम ऑफ एटम का मतलब होता है 1 ग्राम। देखो दोनों वर्ड डिफरेंट है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और इसीलिए इस बात को मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम ऑफ एटम, बोथ आर डिफरेंट। तो 1 ग्राम एटम मीन्स वो कितना रहेगा, इक्वल टू 1 मोल रहेगा। लेकिन 1 ग्राम ऑफ एटम की बात करेंगे तो वो कितना रहेगा, 1 ग्राम इतना ही रहेगा। इट्स ओके। तो ये है हमारे और 2 बेसिक टर्म जो हमारे काम आने वाले हैं। क्लियर? तो ये सेकंड फॉर्मूला जो लिखा है, मोल इक्वल्स टू मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इफ मोल हमको मॉलिक्यूल के निकालने हैं तो मॉलिक्यूलर मास को यूज करेंगे, मोल हमको एटम्स के निकालने हैं तो क्या करेंगे, एटॉमिक मास के कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल देखेंगे तो ये सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे हम ये लिखते हैं कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर कितने मोल्स रहेंगे वो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मोल्स। तो मोल्स हमको फाइंड करने हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो नेचुरली कौन से फॉर्म में मिलता है। तो हाइड्रोजन नेचर में H के फॉर्म में होता है या H2 के फॉर्म में होता है। याद करो, हाइड्रोजन जो मिलता है नेचर में वो H के फॉर्म में होता है या H2 के फॉर्म में होता है। H2 के फॉर्म में होता है। इफ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो नेचर में जो मिलेगा हम उसी को यूज करेंगे। दूसरा एग्जांपल मैं ट्राई करता हूँ कि मैंने आपको पूछा है ऑक्सीजन के बारे में और पूछा ये ऑक्सीजन नेचर में कौन से फॉर्म में मिलता है, नेचुरली स्टेबल फॉर्म। तो नेचुरली जो स्टेबल फॉर्म रहेगा वो कौन सा रहेगा, O2 रहेगा। तो इस टाइम पे हम ऑक्सीजन लिखा है तो मैं ऑक्सीजन की जगह क्या लिख सकता हूँ, O2 लिख सकता हूँ, ना ही मैं O3 लिखूंगा ना ही मैं O लिखूंगा। हम बात करते हैं कैल्शियम की, तो नेचर में जो कैल्शियम है ये हमको Ca के फॉर्म में मिलता है, Ca2 के फॉर्म में मिलता है या Ca3 के फॉर्म में मिलता है। नेचर में जो कैल्शियम है वो कैसा मिलता है, Ca के फॉर्म में मिलता है। और इसीलिए जहाँ पे भी मैं कैल्शियम लिखता हूँ तो ये नेचर में जिस फॉर्म में मिलेगा हमको उसी फॉर्म में यूज करना है। हम बोलते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन के बारे में, तो ये जो नाइट्रोजन होता है ये नाइट्रोजन नेचर में कौन से फॉर्म में मिलेगा,
N के फॉर्म में मिलता है, N2 के फॉर्म में मिलेगा या N3 के फॉर्म में मिलेगा, तो नेचर में ये N2 के फॉर्म में मिलता है। इसलिए जहां पे भी मैं नाइट्रोजन लिखता हूं तो क्या आना चाहिए, N2 ही आना चाहिए, ना ही वहां पे N आएगा, ना ही वहां पे N3 आएगा। क्लियर है? इनको जब एग्जाम्पल में देखेंगे तब ये बात क्लियर आगे हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखते हैं कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब ये जो मोल है, इस मोल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज करेंगे वो रहेगा स्मॉल n। क्या रहेगा? स्मॉल n। तो हम किसी के मोल्स फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे H लिखे या H2 लिखे, क्या सही रहेगा? क्योंकि हाइड्रोजन लिखा हुआ है और ये हाइड्रोजन नेचर में H2 के फॉर्म में आता है और इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे H2। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, बिकॉज स्मॉल n स्टैंड फॉर मोल्स, और किसके मोल्स? हाइड्रोजन के, तो ये रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। फॉर्मूला क्या है? मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास गिवन कितना है? 2 ग्राम, तो ये रहेगा हमारा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब H2 जो है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना पड़ेगा। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास नंबर 1। कितने हाइड्रोजन है? 2, तो ये आना चाहिए 2 इंटू हाइड्रोजन। देयरफॉर 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। तो इनका जो मॉलिक्यूलर मास रहेगा वो कितना रहेगा? 2 रहेगा। तो हमको मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू 1। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स हाउ मेनी मोल? 1 मोल। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंसीडर किया है। ठीक है, तो 2 ग्राम में कितने मोल्स रहेंगे? 1 मोल यहाँ पे होना चाहिए। अब हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हर बात को अच्छे से समझना है, आगे जाके कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करेगा ये टॉपिक। सेकेंड वन हम यहाँ पे लिखते हैं 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम। ठीक है, सबका हमको मोल ही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मोल। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सबसे पहले सोडियम जो होता है, ये सोडियम का सिंबल जो रहेगा वो क्या होता है? Na। और नेचर में ये Na के फॉर्म में होता है, Na2 के फॉर्म में होता है या Na4 के फॉर्म में होता है। याद करो थोड़ा सा। तो सोडियम जो है जिसका सिंबल Na है, तो ये जो होता है वो नेचर में Na के फॉर्म में होता है, Na2 के फॉर्म में होता है, Na4 के फॉर्म में होता है। तो वो प्रेजेंट होता है Na के फॉर्म में, इसीलिए हम यहाँ पे किसको यूज करेंगे? Na को यूज करेंगे। इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि सोडियम का एटोमिसिटी जो रहेगा, क्या? एटोमिसिटी। तो सोडियम का एटोमिसिटी कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, ये हमने इसके पहले पढ़ा था। क्लियर? तो इस प्रकार से यहाँ पे जो सिंबल रहेगा वो क्या रहेगा? Na रहेगा। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोल्स ऑफ Na, मोल्स ऑफ Na इक्वल्स टू क्या है? इसको लिख सकते हैं, मोल्स की जगह कौन सा सिंबल यूज करेंगे? N। तो यहाँ पे लिखेंगे N ऑफ Na इक्वल्स टू क्या आएगा? मास गिवन। कितना मास गिवन है? 11.5 डिवाइडेड बाय, अब ये अकेला प्रेजेंट है, मतलब ये एटॉमिक फॉर्म में है, तो एटम के मोल फाइंड करेंगे तो एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल का मोल फाइंड करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास। अब बात आती है Na की, तो Na हैविंग एटॉमिक नंबर 11 एंड एटॉमिक मास नंबर इज 23। तो एटॉमिक मास नंबर कितना रहेगा? 23। तो इसका एटॉमिक मास नंबर 23 है और एक ही Na होने की वजह से हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 23। क्लियर? आगे जाके सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na जो रहेगा वो कितना रहेगा? 1/2, मतलब रहेगा 0.5। कितना रहेगा? 0.5। तो स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं?
in 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम 0.5 मोल्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट, या तो ये लिख सकते हैं इन 11.5 ग्राम 0.5 मोल्स ऑफ सोडियम ऑकर्स। तो इतने मोल्स वहां पे क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। क्लियर है। अब हम लोग और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि नेक्स्ट एग्जांपल में हम ये देखेंगे। हाँ, थर्ड एग्जांपल देख लिया है। यहाँ पे लिखा है मैंने 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन। क्या? 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन। क्लियर। अब क्लोरीन का मास तो मिल गया, यहाँ पे कितना है 71, और क्वेश्चन वही है, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन। अब ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन का सिंबल क्या है, Cl। तो ये Cl का जो सिंबल है, क्या ये नेचर में Cl के फॉर्म में होता है, Cl2 के फॉर्म में होता है, या Cl5 के फॉर्म में होता है? कैसा देखा है आपने? ठीक है, तो हमने देखा है कि Cl जो होता है वो कौन से फॉर्म में रहेगा, Cl2 के फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट होता है, और इसीलिए हम यहाँ पे भी Cl2 को ही यूज करेंगे। तो ये बन जाएगा मोल्स ऑफ Cl2। क्या रहेगा, मोल्स ऑफ Cl2 इक्वल्स टू NCl2 इक्वल्स टू, N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स। मास कितना गिवन है, 71। क्वेश्चन आता है कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना रहेगा। अब क्वेश्चन ऐसा है कि Cl जो है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर आता है 17, एटॉमिक मास नंबर रहेगा 35.5, क्योंकि क्लोरीन के दो आइसोटोप आते हैं, एक आता है 35, एक आता है 37। एक का परसेंटेज होता है 75, दूसरे का होता है 25, और वहां से हमने एवरेज आइसोटोपिक मास फाइंड किया था, और वो हमने कितना फाइंड किया था, 35.5। अब यहाँ पे Cl2 प्रेजेंट है, मतलब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट है, और जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा तो क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास। तो Cl2 का मॉलिक्यूलर मास रहेगा 2 × Cl। सो 2 × 1 क्लोरीन का जो मास है वो कितना है, 35.5, तो ये रहेगा 35.5, तो ये बन जाएगा 71। तो मॉलिक्यूलर मास कितना रहेगा, 71। इससे हमको क्या मिला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 जो रहेंगे वो कितने रहेंगे, 1 रहेंगे। तो 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन में क्लोरीन के कितने मोल्स होने चाहिए, 1 मोल उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर है। तो 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन में कितना मोल प्रेजेंट रहेगा, 1 मोल यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर है। तो अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे, ये ऐसे एग्जाम्पल्स है जिसमें हर एक बात, मतलब जो एटम्स जो थे वो एक ही टाइप के थे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, 36 ग्राम ऑफ वाटर। क्या लिखा है, 36 ग्राम ऑफ वाटर। जब बात आती है वाटर की, तो ये कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, H2O। कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, H2O। क्लियर। तो वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ H2O। अब 36 ग्राम पूछा हुआ है, ठीक है, तो मतलब उसका वेट दिया हुआ है वाटर का कितना है, 36 ग्राम। क्लियर। हाँ, अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे मोल्स ऑफ वाटर। क्या फाइंड करेंगे, मोल्स ऑफ वाटर। तो ये बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इक्वल्स टू, क्या रहेगा, मास गिवन कितना है, 36 डिवाइडेड बाय, अब H2O जो है वो मॉलिक्यूल है या एटम है, ये कौन से फॉर्म में है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम जो टर्म यूज करने वाले हैं वो कौन सी, मॉलिक्यूलर मास। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, कितने हाइड्रोजन है, 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन है, 0 नहीं है। नाउ 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस 1 इंटू ये कितना रहेगा, 16 रहेगा। क्लियर है।
ऑक्सीजन जो होता है एटॉमिक नंबर इज 8, एटॉमिक मास नंबर इज 16। देयरफॉर 2 + 16 इक्वल्स टू आएगा 18। तो यहाँ से हमको वाटर का मॉलिक्यूलर मास मिल गया है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे मॉलिक्यूलर मास 18। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो रहेंगे वो कितने आने चाहिए? 2 आने चाहिए। कितने आने चाहिए? 2। क्लियर? तो इस प्रकार से 36 ग्राम ऑफ वाटर जो रहेगा उसके अंदर जो मोल्स प्रेजेंट रहेंगे वो कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। पहले हम लोग ये देख रहे हैं मोल्स फाइंड कैसे करेंगे, आगे जाके हम मोल्स से पार्टिकल्स फाइंड करेंगे। भले मैंने यहाँ पे शुरू पार्टिकल के साथ किया था, लेकिन हम मोल्स से डायरेक्टली पार्टिकल के ऊपर से नहीं जाएंगे। पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि मोल्स फाइंड कैसे करते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये मोल कैसे फाइंड करते हैं तब तक आप पार्टिकल फाइंड नहीं कर सकते हो, और डायरेक्टली पार्टिकल फाइंड करने जाओगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। और इसीलिए हम धीरे धीरे जाएंगे आगे, और इस प्रकार से पहले हम लोग मोल फाइंड करना सीखेंगे, फिर पार्टिकल फाइंड करना सीखेंगे। क्लियर है? हाँ। अब ये था किसके बारे में? वाटर के बारे में। तो वाटर के बारे में हमने ये फाइंड किया कि उसके गिवन मास में कितने मोल्स होने चाहिए। अब हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं ये है H2SO4। कौन है? H2SO4। 24 ग्राम, 24.5 ग्राम लिखता हूँ मैं, 0.5 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में हमने किसको रखा हुआ है? H2SO4 को यहाँ पे ऐड किया, और कितना H2SO4 ऐड किया? 24.5 ग्राम। कितना? 24.5 ग्राम H2SO4 हमने इस बीकर में ऐड किया। और आपको मैंने पूछा कि इस बीकर में आपने कितने मोल्स H2SO4 के, मतलब कितने मोल सल्फ्यूरिक एसिड के ऐड किए। तो सल्फ्यूरिक एसिड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2SO4। क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, अब डायरेक्ट लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू मास गिवन। कितना मास गिवन है? 24.5 अपॉन, अब ये H2SO4 जो रहेगा वो एटम तो नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा? मॉलिक्यूल रहेगा। तो इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना पड़ेगा। तो सल्फर जो होता है एटॉमिक नंबर रहेगा 16 और एटॉमिक मास नंबर रहेगा 32। सही है? तो अब हमको H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऐड करने लिखना है। तो फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन। क्लियर है? इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 16। क्लियर? इक्वल्स टू 2 प्लस 32 प्लस ये कितना रहेगा? 64। क्लियर है? आगे जाएंगे तो ये बन जाएगा 98। कितना रहेगा? 98। क्लियर है? अब यहाँ पे कितना रहेगा? 98 आना चाहिए। ओके। अब डिवाइडेड बाय रहेगा 98। सही है? तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 जो रहेंगे वो अप्रोक्सीमेट जो रहेंगे वो कितने रहेंगे? 1/4। कितना रहेगा? 1/4। यहाँ तो लिख सकते हैं, इसको बोलेंगे 0.25। क्लियर है? तो 24.5 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में जो नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, मतलब यहाँ पे जो मैंने आपको बोला था कि एक बीकर हमारे पास है और उस बीकर में हमने 24.5 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया हुआ है। इसका मतलब इस बीकर में हमने कितने सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया?
कितने मोल्स को ऐड किया, तो हमने टोटल जो मोल्स ऐड किए वो कितने ऐड किए, 0.25 ग्राम हमने क्या किया, मोल्स को वहाँ पे ऐड किया। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम ये फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट 222 ग्राम ऑफ CaCl2, इसको CaCl2। क्लियर है? ओके, ठीक है। अब ये जो CaCl2 है, इसका पहले मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 इक्वल्स टू, मास कितना गिवन है 222 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। कैल्शियम जो होता है, इस कैल्शियम का मास होता है एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास नंबर 40। क्लोरीन तो लिखा हुआ ही है, ठीक है। तो ये रहेगा 1 इंटू कैल्शियम प्लस 2 इंटू क्लोरीन। देयरफॉर 1 इंटू कैल्शियम कितना है 40 प्लस 2 इंटू कितना रहेगा 35.5, तो ये रहेगा 40 प्लस 71 इक्वल्स टू 111। सही है ना? 7 और 4 11। ओके, ये कितना रहेगा 111। तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग, 111 को लेंगे, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे वो कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए हैं। तो 222 ग्राम ऑफ CaCl2 जो रहेगा, उसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो रहेंगे वो कितने रहेंगे, 2 होने चाहिए। क्लियर है? तो ये रहेगा किसके बारे में, मोल के बारे में, और किस प्रकार से हम यहाँ पे मोल को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूँ जिसमें आपको मोल्स फाइंड करके रखने हैं। क्लियर है? 24 ग्राम ऑफ MgOH/2। क्लियर है? सेकेंड हम लिख सकते हैं यहाँ पे 30 ग्राम ऑफ NaCl। क्लियर? तीसरा मैं यहाँ पे लेता हूँ 50 ग्राम ऑफ प्रोपेन। क्या रहेगा, प्रोपेन। क्लियर है? तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब इनका हमको क्या फाइंड करना है, नंबर। सब में एक ही बात फाइंड करना है, कौन सी, नंबर ऑफ मोल्स। तो इस वीडियो में हम लोग इस पार्ट में बस मोल्स को ही फाइंड करेंगे। कहाँ से, मास से। कहाँ से, मास से। ठीक है? तो ये ऐसी बातें हैं जहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है? 24 ग्राम ऑफ MgOH/2। Mg के बारे में लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, Mg एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास नंबर 24। 30 ग्राम ऑफ NaCl, Na का तो पता ही है, Cl का भी पता ही है। Na कितना होता है, एटॉमिक नंबर इज 11, एटॉमिक मास नंबर इज 23। प्रोपेन ANE, इसका फॉर्मूला रहेगा C3H8। कितना रहेगा, C3H8। तो इस प्रकार से ये तीनों क्वेश्चन आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। ठीक है? होमवर्क बोल सकते हो इसको। ठीक है? हाँ। अब देखो, हम अभी तक इसी फॉर्मूले को पढ़ रहे थे, अभी भी इसी फॉर्मूले को पढ़ना है। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन को चेंज करता हूं मैं। फाइंड मास ऑफ इथेन प्रेजेंट इन 3 मोल्स। ठीक है? अब देखो, अभी तक क्या होता था, मास दिया जाता था और मोल पूछा जाता था। देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स है, एक है मोल, दूसरा है मास, और तीसरा है मॉलिक्यूलर मास। जनरली जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, मोल दिया जाएगा और मास पूछा जाएगा, या तो मास दिया जाएगा और मोल पूछा जाएगा। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें क्या था,
मास गिवन था और मोल पूछा गया था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या किया है, मोल दिया हुआ है और मास पूछा हुआ है। कभी कभी ऐसा भी होता है, मोल दिया जाता है, मास दिया जाता है और मॉलिक्यूलर मास पूछा जाता है। ठीक है, कभी मोल और मॉलिक्यूलर मास देके मास पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे है। इसमें क्या हुआ देखो, 3 में से 2 बातें दी जाएगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्ट देखो, कभी कभी नाम लिखा जाता है लेकिन मॉलिक्यूलर मास दिया नहीं जाता है, लेकिन जब वहां पे लिखा हुआ है इथेन, जैसे यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, पहले गिवन लिखते हैं। तो हम इफ यहाँ पे हम लोग गिवन लिखने की कोशिश करते हैं, तो गिवन में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं बस। और पूछा क्या है, मास। पूछा क्या है, मास। अब देखो, मोल्स दिए हैं और मास पूछा है, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने डायरेक्टली मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इथेन। और इथेन का मतलब होता है C2H6, तो हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया। और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से क्या मिल सकता है, मॉलिक्यूलर मास मिल सकता है। क्लियर है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास, मोल डायरेक्टली दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास इनडायरेक्टली दिया हुआ है। मतलब पहले आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना पड़ेगा। तो ये रहेगा 2 × 12 प्लस रहेगा 6 × 1, ये बन जाएगा 24 प्लस 6, तो ये बन जाएगा 30। कितना रहेगा, 30। तो यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर मास भी मिल गया, कितना मिल गया, 30। क्लियर है। तो नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, नंबर और मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है। और मोल और मॉलिक्यूलर मास 2 दिए हैं, एक डायरेक्टली दिया हुआ है, दूसरा इनडायरेक्टली दिया हुआ है। और आपको मास फाइंड करने के लिए बोला है, तो आप मास फाइंड कर सकते हो। कभी ऐसा होता है, मोल दिया जाता है, मास दिया जाता है, और आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए बोला जाता है। मतलब इन 3 बातों में से 2 बातें डायरेक्टली इनडायरेक्टली दी जाएगी, और तीसरी बात को आपको ढूंढना होगा। अभी तक क्या हुआ था, मास दिया था, मॉलिक्यूलर मास इनडायरेक्टली दिया था, और मोल फाइंड किया था। अब क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फाइंड द मास ऑफ इथेन प्रेजेंट इन 3 मोल्स। इथेन का मास फाइंड करना है, किसमें, 3 मोल में जितना प्रेजेंट रहेगा उतना हमको उसका क्या फाइंड करना है, मास यहाँ पे फाइंड करना है। तो लिखेंगे फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन इक्वल्स टू मास ऑफ इथेन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन। क्लियर। जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, तो यहां पे लिखा 3। मास हमको फाइंड करना है, तो यहां पे रहेगा मास ऑफ इथेन एज इट इज, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन। मॉलिक्यूलर मास कितना मिला, 3030। अब क्या करेंगे, जो डिवीजन में होता है वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, इसमें हमको मिलेगा मास ऑफ इथेन इक्वल्स टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 3 × 30, तो ये बन जाएगा 90, और मास का यूनिट क्या रहेगा, ग्राम रहेगा। हुआ, फॉर्मूला वही है, क्वेश्चन अलग हुआ। रट्टा मारोगे तो आप एक फॉर्मूले से एक ही टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कंसेप्ट को समझोगे तो आपको एक फॉर्मूला पता है। यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन से, मोल फाइंड करना है, मास मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, मास मोल दिया हुआ है। मास फाइंड करना है, मोल और मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है। फॉर्मूला 1 और 3 काम। सही है, इसलिए मैंने आपको बोला था हर एक बात को समझना है। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला लर्न कर लिया और यही हमको फाइंड करना है, ये दिया जाएगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। JEE नीट में इतने भी सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं कि सब कुछ दे दिया और सिंपल पूछ लिया। ये इस टाइप का घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, 2 क्वेश्चन को मर्ज करके तीसरा एक क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, और इसलिए इन सभी बातों को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ो पहले, क्वेश्चन। आप जब तक क्वेश्चन को नहीं समझोगे आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मास ऑफ इथेन, मतलब मास के सामने क्वेश्चन मार्क आना ही चाहिए। इथेन लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए, C2H6, प्रेजेंट इन 3 मोल्स। 3 मोल्स है तो n का वैल्यू 3 है, मास फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लो।
अब मॉलिक्यूलर मास स्टेप बाय स्टेप तो फाइंड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने वो पढ़ लिया था, डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो इफ आपको ये सब कुछ पता है कि इसका एटॉमिक वेट कितना है, एटॉमिक मास कितना है। क्लियर? तो ये हो गया एक टाइप का और एक क्वेश्चन। क्लियर है? ओके है? हाँ, अब आगे जाएंगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पे लिखता हूं कि फाइंड मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 0.33 मोल्स। ठीक है, तो फाइंड द मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 0.33 मोल्स। अब सबसे पहले हमको लिखना क्या होता है, गिवन इसके बगैर नहीं होगा, पहली बात। ठीक है, तो गिवन में लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स 0.33। फाइंड क्या करना है वो लिखेंगे, हमको मास फाइंड करना है, तो मास के सामने क्वेश्चन मार्क तो देना ही बनता है। अब मोल्स फाइंड करना, मास फाइंड करना है, मोल्स दिए हैं तो मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। उन्होंने मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला? H2SO4। और थोड़ी देर पहले हमने इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया था, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आता है? 98। तो यहाँ पे हमको मॉलिक्यूलर मास मिल गया 98। क्लियर? अब फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू बनता है मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय बनता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। जो बातें पता है वो लिखेंगे और जो नहीं पता है वो तो मिल ही जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 बातें पता होनी ही चाहिए, उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हो गया। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है कितना? 0.33, तो ये रहेगा 0.33 इक्वल्स टू मास जो कि हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पे फिर से आएगा मास ऑफ किसका? H2SO4 का डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास तो दिया हुआ है नहीं, फाइंड किया है। कितना फाइंड किया हुआ है? 98। तो यहाँ पे बनेगा मास ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू 0.33 इंटू 98। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्लियरली मिल जाएगा कि यहाँ पे हमको मास कितना होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो इस प्रकार से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि मोल से मास कितना रहेगा, या तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी फाइंड कर सकते हैं। जनरली मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं मास और किसके ऊपर आते हैं? मोल के लिए। ठीक है, तो आज हमने पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स एक ही फॉर्मूले के देखे हैं, क्योंकि पहले हमको ये सीखना है कि मोल्स फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, कल जाके हम इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ये पढ़ने के लिए ये आना चाहिए। ये नहीं आएगा तो आगे जाके कुछ मतलब ही नहीं बनता है, और इसीलिए जितना हम इस पार्ट में पढ़े हैं उसको प्रॉपरली समझना है। क्लियर है? तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।